नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है उत्तराखंड राज्य के दो राजधानी नेताओं से गैर हुआ गैरसैंण। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। सतवीर सिंह चौहान जी, प्रवक्ता है भाजपा से। सतवीर सिंह जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। आशालाल जी, प्रदेश सचिव है कांग्रेस से। आशा जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और उमा सिसोदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं सतवीर जी आपसे। उससे पहले ये भी आपको बताते चले कि 2024-25 का बजट सब प्रस्तुत होना है। उसी को लेकर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस दिन ये सत्र देहरादून में होगा उस दिन गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 1 घंटे का उपवास रखेंगे। ये भी आपको बताते चले कि कई विधायकों ने जो है, चाहे हम बात करते हैं जो ओपोजिशन में है या प्रतिपक्ष या नेता उसमें बैठे हुए इस वक्त बीजेपी की तरफ से, उन्होंने एक बिल्कुल पत्र लिख के कहा है कि यह सत्र देहरादून में किया जाए क्योंकि गैरसैंण में ठंड ज्यादा है। इसी को देखते हुए हरीश रावत जी ने कहा कि जो विधायक कहते हैं कि ठंड है वो अन्य क्षेत्रों में चले जाएं, मैदानी क्षेत्रों में चले जाएं। किस तरीके से आप इसको पटल पे रखना सतवीर जी? काला जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी गैरसैंण राजधानी है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की भी जो प्रक्रिया पूर्ण हुई है वो हमारी सरकार के समय पे पूर्ण हुई है। और वैसे जो आपका विषय भी है कि भाई अभी जो सत्र होना है वो अनुपूरक बजट को लेकर सत्र होना है। और वैसे भी अभी जो समय चल रहा है वो शीतकाल का समय चल रहा है। तो स्पष्ट रूप से है कि भाई ग्रीष्मकाल जब आएगा तो वहां पर पूर्ण बजट आएगा, वहां पर संसद चलेगी। हम राज्यपाल जी का वहाँ आपको सबको उद्बोधन भी वहां पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यह है कि राजधानी बनानी हो ग्रीष्मकालीन, वो भी हमने आंदोलनकारियों की भावना के आधार पर किया। चाहे अभी फरवरी में जो सत्र हुआ, जो उसमें तो दो महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। चाहे यूसीसी पे चर्चा हुई जिसमें 63 से अधिक विधायकों ने अपना समर्थन उसमें दिया। और जो आंदोलनकारियों का कई वर्षों से जो मांग थी कि 10% जो उनका आरक्षण है या जो आंदोलनकारी है जो आइडेंटिफाई नहीं हुए है उनको आइडेंटिफाई करना, वो भी उसमें ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो इस समय उत्तराखंड में वो तमाम विषयों पे भी कार्य हो रहा है। काला जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कई वर्षों से लंबित थे उन पे बहुत गति देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर काम किया है। आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ग्रीष्मकालीन सत्र होगा तो वो वहीं पर होगा। और गैरसैंण जो हमारी भावना भी है पूरे उत्तराखंड की जो जुड़ी हुई है वो आपको उस समय वहां पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल रुक करूंगा आशा जी आपकी तरफ। आशा जी, देखिए अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की गैरसैंण की तो 1750 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरियों में तो 1000 मीटर से ऊपर में उसको हिली क्षेत्र, एक पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। वहां पे गैरसैंण की जो अगर हम बात करते हैं बजट सब प्रस्तुत ना किया जाना, इस पे आपके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जी भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि वहां पे पूरी तरीके से रहने के लिए पुलिस प्रशासन की बात करें या कर्मचारियों की तैयारी नहीं है। जब मौका था गर्मियों में उस वक्त 4 धाम का बीजेपी ने बहाना बना दिया, लेकिन अब देहरादून में बजट प्रस्तुत करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। किस तरीके से इसको प्रस्तुत करें? देखिए, 60 के दशक में जो है गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात सबसे पहले आई, जो कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समय की बात है। और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस ने इस बात को आगे बढ़ाया कि यहाँ एक परमानेंट जो उत्तराखंड का कैपिटल यहाँ पे बनना चाहिए, और उस दिशा में आगे काम नहीं हुआ। अब उत्तराखंड निर्माण के बाद 2012 की बात मैं बता रही हूँ। 2012 में माननीय बहुगुणा जी ने सबसे पहले वहां पर कैबिनेट कराई थी। और उसके बाद वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया कांग्रेस के समय में। वहां ट्रांजिट हॉस्टल बना, एमएलए हॉस्टल बना, उसकी शिलान्यास माननीय बहुगुणा जी ने किया। उसके बाद हरीश रावत जी के समय में 2013-14 में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टेन्योर आता है, उस स्ट्रक्चर में आगे कोई काम नहीं हुआ। आज अगर गैरसैंण की हम बात करें, भले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी उसे डिक्लेयर कर दिया गया हो, लेकिन वहां पर जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी अभी भी कमी है। ना वहां पर एक कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, केवल एक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर है। और ना वहाँ रोड्स प्रॉपर है। भराड़ीसैंण में लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए गए उस पे कैपिटल पे बनाने में, लेकिन बेसिक नीड्स का अभी भी वहां पर कमी है। तो अगर
ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर कर दिया, कमिश्नरेट बना दिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको राजधानी को डेवलप किया। बिल्कुल, बिल्कुल रुक करना चाहूँगा उमा जी आपकी तरफ। उमा जी अगर बात करते हैं कुमाऊँ से कट के 20 फरवरी 1960 में एक जिला चमोली बन जाता है, के नज़दीक गैरसैंण है। हम गैरसैंण की बात करते हैं क्योंकि इसलिए भी गैरसैंण की बात करते हैं कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसको अस्थायी या ग्रीष्मकाल राजधानी ना बनाते हुए सीधा-सीधा स्थायी राजधानी बना दिया जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है उमा जी, लोग पहाड़ में जाते हैं, वहां से टिकट की डिमांड करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से जीत के आते हैं और अपना आवास, अपना निवास जो है, अपनी कर्म भूमि वो देहरादून को बना लेते हैं। तो पहाड़ों का विकास किस तरीके से होगा? यहाँ पे बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आते हैं उमा जी। बिल्कुल राकेश जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है, ये चिंता इस समय पूरे उत्तराखंड की है। सबसे पहले तो हमें अपने नेताओं का पलायन होना होगा। अगर हमारे नेता ही वहां से पलायन करके, वो लोग जो नेतृत्व करता है अपने क्षेत्र के, जो लीडर्स है अपने क्षेत्र के, जिन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने जिम्मेदारी दी है, वो लोग ही जब वहां से निकलकर देहरादून राजधानी में आकर यहाँ रहना शुरू कर देते हैं या हल्द्वानी में रहना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग उन लोगों का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं जो लोग सुदूर गाँव में बसे हुए हैं और छोटी-मोटी नौकरी के लिए वहां से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। उनका हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि आज हमारे गाँव के गाँव सीमांत गाँव जो है वो खाली हो चुके हैं। जब हमारे अपने लोग जो विधायक बनकर बैठे हैं विधानसभा में, वो ही लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। और देखिए आप कितना एक मैं कहूंगी जघन्य अपराध इस समय हम लोगों की आंखों के सामने हो रहा है कि हमारे विधायक खुद कहते हैं कि वहां पर ठंड बहुत है, इसलिए वहां पर गैरसैंण का सत्र नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा विडंबना उत्तराखंड की क्या हो सकती है कि वो लोग जिनको चुनकर विधानसभा में भेजा कि आप जाइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, आप जाइए विधानसभा में और जो वादे आप लोग माइक पर खड़े होकर बोल कर करते हैं कि आइए हमें वोट दीजिए, हम पलायन रोकेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, हम स्कूली शिक्षा बेहतर करेंगे, और उसके बाद जब करने की बात आती है तो आपको ठंड लगने लगती है। मतलब हास्यास्पद स्थिति है। इस चैप्टर में कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड की विडंबना है कि हमारे नेता वहां से पलायन कर चुके हैं जहां पर उनको होना चाहिए था। उत्तराखंड की जो अवधारणा है वो इसी बात पर थी कि गैरसैंण राजधानी बने। सबसे पहले हमारा आंदोलन ही गैरसैंण राजधानी से शुरू हुआ था। उत्तराखंड की आप दुर्भाग्य देखिए कि 23 साल के बाद भी दो जगह हमारी राजधानी, आधी इधर और आधी इधर। अब तक हम लोग अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग और शीतकालीन राजधानी अलग। भाई वो अंग्रेज से हमारे ऊपर राज करके किया उन लोगों ने, हम लोगों को गुलाम बना के रखा। क्या हम उत्तराखंड की जनता को अपनी मानसिकता से गुलाम बनाना चाहते हैं कि हम लोग भी उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग और शीतकालीन अलग? या तो आप देहरादून को राजधानी घोषित कीजिए या आप गैरसैंण को राजधानी घोषित कीजिएगा। एक जगह तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सतपाल जी, रुक आपकी तरफ करूंगा। सतपाल जी देखिए, उमा जी ने बड़ा वाजिब एक प्रश्न उठाया है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ये राजधानी ऐसी क्यों? ऐसा तो नहीं, नेता ही तो चाहते हैं यहाँ से गैरसैंण चले जाते हैं या देहरादून आ जाते हैं, या तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कुनबा अगर शिफ्ट हो रहा है तब तो समझ में आता है कि जनता की भलाई के लिए आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पे बनाई है। यहाँ से चंद चुने हुए नेता वहां चले जाते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार गर्मियों में चले जाते हैं। यहाँ पे लगता नहीं कि बड़े प्रश्न जनता खड़ी करती हुई नजर आती है, या उन लोगों को मौका देना चाहिए जो हर तरह की मौसम की मार झेल जाए। राजधानी एक ही होनी चाहिए, लगता नहीं कि ये उचित प्रश्न है। काला जी, सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड में ये था कि जो सुविधाएं हमें पठार में मिल रही है, क्या पहाड़ में भी संभव है? तो मुझे कहते हुए संतोष होता है कि अभी 1-2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसको कि एयर एम्बुलेंस मिली है, जिसकी सेवाएं हमारे वहां से एम्स से, ऋषिकेश एम्स से संचालित होगी। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत बड़ा दूरगामी फैसला है कि भाई हमारे पहाड़ के लोगों को जल्द से जल्द अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। और इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारा पिथौरागढ़ जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पर जो लगातार वर्षों से चल रही थी कि हमें वहां पर एयर कनेक्टिविटी मिले, उसका भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही उसका उद्घाटन किया है। तो वहाँ के लोगों को भी अब एयर कनेक्टिविटी हमें जौलीग्रांट से मिलेगी, पंतनगर से मिलेगी, आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों से भी मिलेगी। और एक विषय ये है कि जो हमारा जो राज्य है, मैक्सिमम जो हमारा क्षेत्र भी है पहाड़ से जुड़ा हुआ है। तो पहाड़ के जो वो गांव है कि उन गांवों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला पिछले बजट में लिया था। वाइब्रेंट विलेज की जो एक योजना का निर्माण किया, और मुझे कहते हुए ये फिर से बताना चाहता हूँ, संतोष होता है कि हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री उन क्षेत्रों में गए, वहाँ पे प्रवास किया, वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को समझा कि क्या आवश्यकताएं हैं। उसके बाद अभी जो बजटीय प्रावधान किया गया, जो उत्तराखंड को रिलीज भी कर दिया गया है। तो हमारी सरकार उन विषयों पे अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जो कई वर्षों से जिसको एड्रेस नहीं किया गया था। और अभी शिक्षा के विषय में एक और महत्वपूर्ण भी हमारे लिए उत्तराखंड के लिए सौगात बन के आया है
कि कल ही हमें केंद्र सरकार ने जो हमें 1200 करोड़ का जो हमें रिलीज हमारी शिक्षा के लिए रिलीज किया है, हमारे जो जितने भी आने वाले जो शिक्षण संस्थान है उनको इससे लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड में एक विशेष एक योजना का भी निर्माण हुआ है, उसमें जैसे हमारे जितने भी उत्तराखंड पहला राज्य भी मुझे लगता है कि उसमें ये करने वाला साबित हो रहा है कि हमारे जो जैसे बाजारों में जो बच्चे होते हैं, बेघर जो बच्चे होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा जो बच्चे होते हैं, उनके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से हमने 12 इस प्रकार के स्कूल और हॉस्टल 13 स्कूल और हॉस्टल बनाए हैं, जिसमें उनका पूरा रख रखाव और उनकी पूरा शिक्षा का जो है वो हमारी सरकार उठाएगी। तो महत्वपूर्ण फैसलों पे इस समय हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। एक फैसला और इस 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण भी साबित होने वाला है। हम जो पहाड़ी राज्य है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण था कि भाई हम जो सेवाएं, ट्रेन की सेवाएं हमारे यहाँ पठार में मिलती है, क्या हमारे पहाड़ों में भी वो मिल पाएगी। मुझे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और यही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहाड़ की जो विशेषता है कि वे जो छोटे छोटे गांव है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो उसकी नीति के अंदर निर्धारित है कि इतनी संख्या होगी तभी वो जुड़ सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीधा प्रधानमंत्री से वार्तालाप करके कि इसमें थोड़ा सा आप लचीलापन योजना भी दिखाइए, जिससे उससे जो कम जनसंख्या वाले गांव है वो भी जुड़ सके। और संचार के माध्यम से मुझे कहते हुए सुख होता है कि अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उनका ये डेटा मंगाया था कि कितने ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर संचार की व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है, जहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने जितनी भी अभी तक सारी है और उत्तराखंड सरकार को और जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनको भी ये बता दिया गया कि इस पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। तो आप चाहे संचार की व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, चाहे रेलवे की व्यवस्था हो, चाहे आपकी शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आपके एयर कनेक्टिविटी व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इन सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड आज बहुत अच्छी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की आपने तमाम रिपोर्टें भी देखी है जिसमें ये प्रकाशित हुआ कि हिमालयन राज्यों में हम आर्थिक दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे निकल के आए हैं। तो हम हर गति को जो यहाँ पर देना चाहते हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में लिमिटेड सोर्सेज है, मगर जो योजना केंद्र की है उसको हम अधिक से अधिक लाने का प्रयास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार हमें हमारे वो देने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड विशेषकर 4 धामों के लिए जाना जाता है। और उसमें एक हमारा अगर 5वें रूप देखा जाए तो हेमकुंड साहिब भी है, गंगोत्री और हमारा जो केदारनाथ है वहाँ के लिए रोपवे का भी हमें जो अनुमति मिली, उस पर कार्य गतिमान है। उत्तराखंड अभी अगर देखें तो समान दृष्टि से सभी के लिए काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आशा जी देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, हिंदुस्तान का पहला राज्य जो नकल विरोधी कानून लेके आता है, क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी लेके चली जाती है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उत्तराखंड का उत्तराखंड जो है हिंदुस्तान का पहला राज्य जो इसको लागू करता है। अगर बीजेपी सत्र गैरसैंण में आहूत कर देती है तो क्या विपक्ष के पास मुद्दे और कुछ है नहीं? आशा जी। जी, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इतनी सारी बातें गिनाई, इतनी सारी अपनी अचीवमेंट्स को गिनाया, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगता है कि आप ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर कर रहे हैं गैरसैंण को, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आज हमारे 40 विधायक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं कि वहां ठंड लग रही है, जो पहाड़ मूल से निवास करने वाले विधायक, मैं भी पहाड़ की रहने वाली हूँ, हम लोग पहाड़ नहीं जाएंगे, मैं अल्मोड़ा से दावेदारी कर रही हूँ। अगर मैं पहाड़ नहीं जाऊंगी, वहां के लोगों की बुनियादी जरूरतों को नहीं समझूंगी, वहां की जीवन को नहीं समझूंगी, तो हम कैसे जनप्रतिनिधि फिर होंगे? तो ये बड़ा मतलब हास्यास्पद लगता है। एक तरफ अगर हम चंद्रयान में हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, जो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ 10,000 लोगों पे केवल एक स्वास्थ्य केंद्र है। और अभी हाल ही में जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद देखिए सब बच्चे घर में रह के सबने पढ़ाई की ऑनलाइन, लेकिन वहाँ के लगभग 90% बच्चे, उनको वो ऑनलाइन सुविधा शिक्षा की नहीं मिल पाई। तो ये सारा विजन भी रखना चाहिए। मुझे लगता है एक तरफ हम बहुत सारी तरक्की करें, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं, स्पेशली जिसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, पहले तो वो एक परमानेंट कैपिटल बनना चाहिए गैरसैंण। और अगर आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको डिक्लेयर किया है, तो उसमें एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो हो, जो वहां के लोग हों
उनको कम से कम ये तो लगे कि हाँ, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और हम लोग सब सुविधाओं से लैस हैं। ये तो लगना चाहिए, वहाँ तो स्वास्थ्य, सड़क कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। रुक उमा जी की तरफ करता हूँ। उमा जी देखिए, अगर सत्र गैरसैंण में होता है तो एक पब्लिक बड़ी संख्या में गैरसैंण की तरफ रुख करती है, चाहे हम पत्रकार बंधुओं की बात करते हैं, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। ये लंबा लश्कर जो है गैरसैंण की तरफ रुख करता है। उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो लोकल दुकानदार हैं, कहीं न कहीं उनके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, उनको फायदा मिलता है। अब प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी आ जाते हैं कि राजधानी जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ मुद्दा है या नेताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्योंकि अगर सर्दियों में देहरादून में बजट सत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वहां की जनता को क्या लाभ मिलता है? बजट तो जनता के लिए होता है ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। लगता नहीं कि अगर गैरसैंण में ये बजट होता तो वहां की जनता का व्यापार बढ़ता, अरे उत्साह भी बढ़ता। उमा जी। राकेश जी, मैं अभी बीजेपी में प्रवक्ता आपके छोटे भाई से बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट बताए कि शिक्षा का बजट दिल्ली से आया, कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन है वो भी केंद्र का प्रोजेक्ट है, जो वहाँ पे सड़कें बन रही है वो भी केंद्र का प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे तमाम प्रोजेक्ट जो है वो सारे केंद्र के हमारे जो मुख्यमंत्री धोनी जी हैं वो लगातार कोई आपदा आती है, कुछ भी आता है, वो दौड़ के केंद्र के पास जाते हैं, अपना बजट प्रस्तुत करते हैं और वहां से कुछ ना कुछ लेकर वापस आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, अगर सब काम केंद्र की तरफ से है तो हमें राजधानी का मुद्दा ही छोड़ देना चाहिए। हमें लगता है कि उत्तराखंड में शायद राजधानी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हर चीज के लिए आपको केंद्र की तरफ देखना है और अपनी जनता की तरफ नहीं देखना है, जनता की मुद्दे, देखिए मैंने पहले भी कहा कि गैरसैंण राजधानी ही वो मुद्दा था जिससे उत्तराखंड आंदोलन ने को मांगा गया। सबसे पहले गैरसैंण के बारे में बात हुई कि लखनऊ बहुत दूर है, हमें गैरसैंण यहाँ पर एक राजधानी चाहिए, और हटते हटते वो बढ़ते 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 उत्तराखंड राज्य के रूप में परिणत हुआ। लेकिन जिस तरीके से गैरसैंण और आम आदमी, आम उत्तराखंडी की, आम पर्वतीय व्यक्ति की भावनाओं को आहत करते हुए जिस तरीके से गैरसैंण को बिल्कुल गैर कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी कि आप ठीक है, फिर दिल्ली, देहरादून से दिल्ली 3 घंटे का रास्ता हो गया, आप दौड़ते रहिए दिल्ली की तरफ, फिर उत्तराखंड अपने पैरों पर कब खड़ा हो पाएगा? मुझे लगता नहीं उत्तराखंड की इच्छा शक्ति है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने लोगों के लिए काम करे, अपने संसाधन विकसित करे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, कितने वो जो एमओयू साइन हुए उनमें से कितना पैसा आना स्टार्ट हो गया है? कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में कब आएगा जब वो ये देखेगा कि उत्तराखंड में शांति है, उत्तराखंड में सारी चीजें जो है वो सही तरीके से चल रही है, हमारे पास एक राजधानी तक नहीं है और अपने हर चीज के लिए हम लोगों को केंद्र की तरफ जाकर देखना पड़ता है। हम किस बात पे कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो है वो अपने 2025 तक मुख्यमंत्री धाम में उसको विकसित राज्य बना देंगे? अब आप ये देखिए कि जिस दिन से हमारा गैरसैंण समिट हुआ है उसके कुछ दिनों बाद से ही भू कानून और ये मूल निवास का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। अब तक हमें ये नहीं पता कि हम लोग, हमारी जमीन कहाँ है। कोई आप इन्वेस्टर हो राकेश जी, तो आप बताइए, आप उस राज्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहाँ इस तरह की सरकार जो है वो सही तरीके से अभी तक अपनी भू कानून लागू नहीं कर पाई है। सरकार अभी तक सही तरीके से ये तक नहीं बता पाई कि कौन यहाँ जमीन खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता। तो ये मुद्दे जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए उत्तराखंड में मजबूत स्थिति चाहिए मुख्यमंत्री की। वो बार बार भाग भाग के दिल्ली जा जाके पैसा लेके आने वाले मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए, और उसके लिए उत्तराखंड की राजधानी, मैं फिर ये कहती हूँ, आप एक राजधानी घोषित कीजिए, या तो देहरादून कीजिए या तो गैरसैंण कीजिए। आप कुछ तो ऐसे कीजिए ना जो उत्तराखंड की जनता को बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। आप उत्तराखंड को, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी आप बनाते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि गर्मियों में ट्रैफिक बहुत होता है, गर्मियों में चारधाम यात्रा चलती है, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या, सर्दियों में आपको ठंड लगने लगती है। तो भाई मेरे को तो समझ से बाहर है कि उत्तराखंड की जो जनता है, जिन्होंने गैरसैंण को राजधानी मांगते मांगते उत्तराखंड को अब मांग लिया, वो जनता के साथ आप कितना बड़ा छलावा कर रहे हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो ये लगे कि उत्तराखंड वो राज्य है जिसके लिए हमने 42 शहादतें दी हैं, जिसके लिए माताओं बहनों ने अपनी असमत की कुर्बानी दी है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल मुद्दा गैरसैंण है, और मैं समझती हूँ कि अब वक्त है जब आपके पास 57 विधायक, उसके बाद 47 विधायक, कहीं आपकी सरकार को खतरा नहीं है, आप चाहें तो गैरसैंण को जिस तरह से आपने यूसीसी बनाया, चाहे उस पर चर्चा हुई नहीं हुई, आप लोगों ने पास किया, ऐसे आप गैरसैंण को राजधानी घोषित कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गैरसैंण से दिल्ली भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देहरादून से दिल्ली जाना बड़ा आसान है मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सतवीर जी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पहलू देखा जाए तो उनकी तरफदारी केस पे भी लोग की नजर। पहला राज्य नकल विरोधी कानून का बनता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह वहां पे भी उठ जाते हैं कि विधानसभा में बैकडोर से एंट्री हो जाना,
पटवारी प्रश्न पत्र लीक हो जाना, ये बड़े मुद्दे आ जाते हैं। हालांकि कई बार ये प्रश्न भी उठते हुए नजर आते हैं कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने बनाई है बहुत अच्छी है, स्वागत होना चाहिए। क्या वो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में लागू होगी, आईसीएसई बोर्ड में ये लागू नहीं होगी? क्या आईसीएसई बोर्ड में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता? ये बड़े प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की किताबें लगाई गई है, वो इसलिए लगाई है क्योंकि वो सस्ती होती है। लेकिन आज भी आईसीएसई स्कूल में महंगी किताबें पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं, पेरेंट्स मजबूर हैं उसको खरीदने के लिए। क्या आईसीएसई बोर्ड में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता? सतबीर जी। काला जी, मैं आपके आज उत्तराखंड की स्थिति बताता हूँ। उत्तराखंड आज किस स्थिति में खड़ा हुआ है। विश्व में G20 का बहुत महत्व है, उसकी मीटिंगों का बहुत महत्व है। हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य रहा कि हमें 3 मीटिंगों का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने उस मीटिंगों को कराया ही नहीं, बहुत बखूबी तरीके से उसकी भूमिका अदा करी और उसकी तारीफें भी हुई। तो आज उत्तराखंड में देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मीटिंगें हैं वो भी उत्तराखंड के अंदर हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि वो किसी भी आयोजन को कराने के लिए किसी भी तरीके के उपक्रम हो वो आज प्रबल रूप से मजबूत हो चुका है। एक आपने कहा नकल विरोधी कानून जो आया उसके बाद जो एक प्रकरण पटवारी भर्ती का आपने बताया, 12 जनवरी का था 2023 का। मैं उस दिन डिबेट में भी था और ये पहले ही जब यूकेएसएससी में जब सारी ये दिक्कतें आ रही थी, सारे प्रकरण सामने आ रहे थे, तो उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि जब तक यूकेएसएससी का सारा सॉर्ट आउट नहीं रहता मामला, तब तक उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग को दिया जाता है। और किसको ये पता था कि वहां भी इस प्रकार के तार जुड़े हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि उसके बाद जो नकल विरोधी कानून बना उसमें तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। आज मैं संतोष के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तराखंड का 2023 से पहले का डेटा उठा लीजिए, कितनी सरकारी नौकरियां 5 वर्षों में मिली थी और केवल 1 वर्ष का डेटा उठा लीजिए 22-23 का, कितनी नौकरियां, कितने पारदर्शिता से एक बच्चे को 4 एग्जाम निकाल रहा है। उस पटवारी भर्ती के बाद एक भी लीकेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ये भी कहते हुए संतोष होता है कि जिस महीने उसकी डेट निकलती, वैसे तो पूरे वर्ष का कैलेंडर 23 में निकला था, 24 में भी निकलने वाला होगा या निकल चुका होगा, मेरे एक संज्ञान में नहीं है, मगर जो 23 में निकाला था उसके अकॉर्डिंग भर्तियां हुई। जिस महीने उसका एग्जाम था उसी महीने उसकी रिजल्ट आई, उसी महीने उसका इंटरव्यू हुआ, उसी महीने उसको नियुक्ति मिली। इतनी पारदर्शिता आज उत्तराखंड के अंदर उस नकल विरोधी कानून के बाद भी। एक और महत्वपूर्ण जो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था कि हम इस प्रकार के कानून बनाएंगे और हमारे सामने ये समस्या आएगी, और ये कानून हमने बनाया ही बनाया। उसके अलावा हमने एक और कानून बनाया, जो हमने कानून बनाया ये धर्मांतरण कानून बनाया। विशेष करके जो सामने चुनौतियां आ रही थी उस चुनौतियों को हमने स्वीकारा और उसके बाद ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। उसके बाद मुझे जो रिपोर्टें भी आई है, बहुत बड़े स्तर पर उस पर रोक लगी है। और एक जो अभी उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण था, जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला था कि उत्तराखंड में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं या जो सरकारी जमीनें हैं जो उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण या कब्जा किया गया है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार को उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने हैंड ओवर करना चाहिए। सरकार ने जब से माननीय हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद से लगातार कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों हेक्टेयर जमीनों को खाली कराया गया और मैं एक चीज जोड़ देता हूँ सतबीर जी, आपने कहा जब से हाईकोर्ट का फैसला आया, क्या सरकार ये डिसीजन खुद नहीं ले सकती? क्या हाईकोर्ट का फैसला आएगा तभी डिसीजन लेंगे? ये 2 फैसले जो मैंने आपको पहले बताए, चाहे धर्मांतरण का हो चाहे नकल विरोधी है, इसमें कोई माननीय हाईकोर्ट का फैसला नहीं था कि वे इस प्रकार के आप कानून बनाइए। हम जब हाईकोर्ट का भी सम्मान, जितने भी कोर्ट, चाहे निचली अदालत हो चाहे ऊपरी अदालत हो, उसके माध्यम से जो काम करने के लिए कहा जाएगा हम करेंगे, क्योंकि संविधान प्रिय हमारी पार्टी है। और मैं आपको भी बता दूं, उत्तराखंड में जितनी भी अभी कार्य हो रहे हैं वो इतने शुचिता से हो रहे हैं। आप किसी भी देख लीजिए, चाहे पहाड़ में काम हो रहा हो चाहे पठार में काम हो रहा हो, आज सबको समान दृष्टि से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं पार्टी की दृष्टि से भी कहूंगा कि पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है, सरकार भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। मैं केंद्र सरकार की जो अभी कार्यक्रम चला था उसके विषय में कहूंगा कि पार्टी ने भी उसमें सहभागिता करी। जब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चली तो मुझे गांव में अपने आप भी मैं कुछ काफी लोगों से जाके मिला, चाहे टिहरी वाले क्षेत्र में, उत्तरकाशी वाले, चाहे आप जिला देहरादून में। जब कुछ लोग वहां पर आए, चाहे जैसे किसी किसान सम्मान निधि थी, किसी को आयुष्मान कार्ड बनाना या किसी को उज्ज्वला से जोड़ना या जो अन्य योजनाएं थी, जो मिशन इंद्रधनुष से लगभग ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी, तो उसमें ये मूलतः ये देखा गया कि वो लोग अप्लाई क्यों नहीं कर पाए।
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो डिजिटली जो मुख्य प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि पूरा भारत डिजिटली जो हमारी क्रांति है उसका लाभ ले सके। किसी के आधार कार्ड में अगर लक्ष्मी देवी लिखा हुआ है तो उसके राशन कार्ड में केवल लक्ष्मी लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल जो फॉल्ट थी वो जाके उनके बीच में जाके वो उसको शॉर्ट आउट किया। तो जो लोग बचे हुए थे वो लोग भी आज उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब श्रेणी में आ गए हैं। मैंने यही कहा कि भाई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो लोगों को पहले नहीं पहुंच पाती थी, उन योजनाओं को कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, डिजिटली कैसे उन तक पहुंचाया जाए। केंद्र से अगर कोई उनको लाभ मिलता है सीधा उनके बैंक खाते में आए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में ही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकों से जोड़ना चाहिए। जनधन के माध्यम से जब जोड़ रहे थे तो हमारा हाथ से उड़ा गया कि ऐसे इतने लोगों को कैसे जोड़ पाओगे, इतना बड़ा हमारा बैंक नेटवर्किंग नहीं, हमारे पास इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हमारे पास इतनी इकोनॉमी नहीं है, इतने हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है। अगर आज आप देख लीजिए कि यूपीआई का जो हमारा सिस्टम है पूरे विश्व ने उसकी जिस प्रकार से प्रशंसा करी है, प्रशंसा ही नहीं कही कि भारत ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो अन्य देश भी अब ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं सवाल इस आपसे करना चाहूंगा आशा जी की तरफ। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर आपसे ले लेता हूं सतवीर जी। देखिए, आपने कहा कि डिजिटल इंडिया हो रहा है। कई ऐसे गांव हैं उत्तराखंड में जहां लाइट नहीं है। सतवीर जी, कई ऐसे गांव हैं जहां लाइट है मगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो डिजिटल कैसे होगा? मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपको वो बता दिया कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनसे अनुमति भी मिल चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं जो हमारा फाइबर है वो यमुनोत्री तक भी पहुंच चुका है, गंगोत्री तक भी पहुंच चुका है, बद्रीनाथ तक भी पहुंच चुका है। और एक आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की भी आपने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी तो आज हमारे तमाम गाँव में पहुंच चुकी है। गाँव ही तक नहीं, हमारे जैसे हम पहाड़ का, जैसे मूलते में पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो हमारे गांव से दूर भी अन्य जैसे क्षेत्र होते हैं वहां पर भी हम अपने जो पशु होते हैं उनके लिए घर बना के रखते हैं, तो वहीं पे भी हम अपने आप ही निवास करते हैं। वहां तक आज की डेट में लाइट पहुंच चुकी है। और यही नहीं, आज की डेट में मुझे ये भी कहते प्रसन्नता होती है, अभी मैं कुछ क्षेत्रों में, अभी जब वर्षा का क्षेत्र हुआ था तो कई जगह ट्रांसफार्मर में दिक्कतें भी आई। तो सीधा हमने जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फोन किया, चाहे जो ऊर्जा विभाग की हेल्पलाइन वहां फोन किया, 2 दिन के अंदर अंदर वहां इंस्टॉलमेंट हो गया ट्रांसफार्मर का। आज सभी विषयों पे लगातार काम कर रहा है। मैं आपको फिर कहता हूँ, हमें समय के साथ पूर्ण पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी को समान दृष्टि से काम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उन सभी को समान दृष्टि से लाभ दे रहे हैं। आज किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का तुष्टिकरण नहीं किया जा रहा। बिल्कुल आशा जरूर आपकी तरफ। आशा जी, देखिए, बजट अगर आ जाता उसमें गृहिणियों के लिए सामान महंगा होता तो विरोध जायज था। लगता है कि लग्जरी कार है उनकी कीमत कम कर दी तो विरोध किया जा सकता था कि जिसके पास बहुत पैसा है वो लग्जरी गाड़ी महंगे से महंगे दर पे खरीद सकता है। बच्चों के लिए, गृहिणी के लिए, एक गरीब तबके के लिए अगर उसमें कुछ ऐसी चीज होती तो विरोध किया जा सकता था। अभी तो बजट आया भी नहीं। माना, मैं दोबारा इस प्रश्न को कह देता हूँ कि अगर सरकार गैरफंड चले जाती है बजट के लिए, फिर क्या विषय आपके पास रहता? देखिए, हरीश रावत जी के समय की बात है, उन्होंने भी वहां पर बजट सेशन करवाया था और एक टाट में वहां पर बजट सेशन हुआ था, जबकि कुछ भी वहां पर नहीं था। और जितने भी आज जो बहाने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए, जो कर्मचारियों के लिए, उनके लिए वहां पर दिक्कत है, तो उस वक्त भी वो सारे कर्मचारी थे। लेकिन एक जिजीविषा होती है कि हम अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तो उस वक्त वहां पे बजट सेशन हुआ। तो आज भी अगर बजट सेशन वहां पर होता, अब तो खैर डिक्लेयर हो चुका है कि देहरादून में ही होगा, तो उससे ऑब्वियसली वहां के जो निवासी हैं, उनके निवासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता कि आप गंभीरता पूर्वक इस पहाड़ी प्रदेश के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक तरह से वहां कैपिटल बना के व्यवसायीकरण इसका हो गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी फिर से इन्होंने दोबारा, जब आप इनका आया टर्न, तो इन्होंने फिर से बहुत सारे अचीवमेंट्स की बात की। वो ऑब्वियस है क्योंकि केंद्र से जो फिर प्रदेश में आ रहा है, प्रदेश से केंद्र, तो उनकी बात जरूर करेंगे। ठीक है, अगर जो कुछ काम अच्छे किए भी हैं तो हम भी उनको विरोधी पार्टी होने के नाते अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात यह है कि अंकिता भंडारी एक ऐसी कालिक है हमारे प्रदेश के ऊपर। आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है। उसकी माँ पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे प्रदेश के लिए। हमारे प्रदेश में पलायन नहीं रुक रहा है, बेसिक फैसिलिटीज गाँव में अभी तक नहीं है। मैं अभी खुद विजिट करके आई हूँ अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, तो वहाँ जो केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है कई एरियाज।
तो वहाँ के लोग वो क्या बन गए हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र एक रेफरल सेंटर बन गए हैं। बेसिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं है। शिक्षा का बुरा हाल है। रोड्स का जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू, लेकिन आप वहाँ धरातल पर जाके देखिए कि कितनी बुरी कंडीशन है। तो ये सब चीजें अगर एक विजन के साथ सोची जाती हैं कि हम पहाड़ी प्रदेश हैं, हमारी स्पेशल नीड्स हैं, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, तो उसको लेके अगर हम प्लान करेंगे, और बेरोजगारी का ये आलम है कि 45 सालों में मतलब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज बेरोजगारी का है। आज हमारा जो प्रदेश है, अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा, हमारा बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, लेकिन क्या कर रहे हैं युवा, उनके लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो रुक करना चाहूंगा, मैं लौट के आऊंगा जी आपकी तरफ। उमा जी, आपकी पार्टी जब उत्तराखंड में आई थी तो आपने कहा हम मेटरिस्टिक चेंजेस ले आएंगे, सोसाइटी को हम रिफॉर्म कर देंगे। कोई चाहे विरोधी दल है आप सत्ता पक्ष के, लेकिन सड़कों पे आपकी पार्टी नहीं है, किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे नहीं है। लगता है कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, क्योंकि सड़कों पे तभी उतरा जाता है जब सरकार की नीतियों का विरोध करना हो या सरकार ने कोई ऐसा काम किया हो जिसका विरोध जायज बनता है। आपकी पार्टी लंबे समय से सड़कों पर नहीं उतरी, क्या काम है? लगता है सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, सरकार अगर बेहतर काम कर रही होती, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो वो हालात नहीं होते। आप जाके रेखता बिहार का जो धरना स्थल है, वहां पर उपनल कर्मचारियों के आप धरना देख लीजिए। ये जो उपनल कर्मचारी हैं, ये इस समय सरकार के गले की हड्डी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी 4 मिनट मुश्किल से उनके साथ बैठते हैं और उसके बाद उनको टरका देते हैं। और सारे उपनल कर्मचारी वो लोग जो हमारी फौज के जो हमारे फौजी हैं, उनके ये बच्चे हैं जो उपनल में इस समय काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे फौजियों का भी ध्यान नहीं रख सकती, तो मैं नहीं समझती कि उत्तराखंड में कोई ऐसी सरकार है जो वाकई में जनता के हितों के लिए काम करती है। अगर मैं सत्यवीर भाई की बात कहूँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें अभी गिनाई हैं, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अभी बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, और हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए कई फैसले उन्होंने बताया कि सरकार ने लिए। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकार को ये कहा था कि आप राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म कर दीजिए और पूरे प्रदेश में नॉर्मल पुलिस थाने खोलिए। अगर अंकिता के हत्याकांड के समय राजस्व पुलिस पे वो केस ना जाता, तो अपराधी जो है वो और जल्दी पकड़े जाते, और जो केओस फैला था कि लाश नहीं मिल रही है और वो पटवारी जो है वो एक डंडे के बल पे अंकिता को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, वो सब कुछ हमने देखा है। उस समय जब मामला राजस्व पुलिस से हटके नॉर्मल पुलिस पर आया, तब अंकिता के बारे में जनता को पता चला, मीडिया को पता चला। बिल्कुल, समय की सीमा भी है। नहीं, मैं तो बिल्कुल सत्यवीर भाई से कहना चाहूंगी, हम लोग पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, हमें नॉर्मल पुलिस थाने हर जगह खोलने पड़ेंगे, और सरकार को चिन्हित किया है, निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, तो समझ से बाहर है कि सरकार कब सुनेगी। समय की सीमा है। सतवीर जी, आशा जी, उमा सिसोदिया जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि बजट सत्र देहरादून में होना है। इसी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है कि जिस दिन बजट सत्र शुरू होगा उस दिन गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 1 घंटे का उपवास रखेंगे। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।